तो अपनी जो है पॉलिटी की क्लासें चल रही थी, और जैसा कि आप सभी को पता है पॉलिटी की क्लासों में हमने देखा था कि इससे पहले वाली क्लासों में हमने जो पढ़ा, हमने सरकार के बारे में देखा था कि सरकार को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यवस्थापिका था, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। और अब तक जो क्लासें हुई है उन क्लासों में हमने सरकार का जो पहला पार्ट है व्यवस्थापिका, जिसे संसद अथवा विधायिका कहा जाता है, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से स्टडी कर लिया है। आज की जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम सरकार के दूसरे पार्ट, सेकंड भाग जो है सरकार का दूसरा, जिसे कार्यपालिका कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्यपालिका। तो जिस तरह किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले जब पॉलिटिक्स क्लास स्टार्ट की थी तो आपको पता हो तो हमने देखा था कि देश को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, कानून अथवा किसी अधिनियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और देश के लिए कानून बनाने वाली जो संस्था थी उसको हमने व्यवस्थापिका नाम दिया, और उसी को हम विधायिका भी कहते हैं। और हर देश की व्यवस्थापिका अथवा विधायिका का अलग अलग नाम होता है। तो बात करें अगर भारत की, तो भारत की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम हमने पढ़ा था संसद है, क्लियर। तो संसद अथवा व्यवस्थापिका अथवा विधायिका, उसका कार्य क्या है, देश के लिए कानून बनाना। अब कानून बनने के पश्चात उस कानून को लागू भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का जो कार्य है वो कौन करती है, हमारी कार्यपालिका। तो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती हैं। बात करें कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला है नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसे औपचारिक कार्यपालिका भी कहा जाता है ना। और अगर इसको थोड़ा सा डिटेल से देखें तो इसको हम एक फॉर्मल कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, फॉर्मल। एक्चुअली ये फॉर्मल होती क्यों है, उसके पीछे रीज़न है। इसका जो मेन लीडर है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। तो अगर हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन दोनों को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है सिर्फ फॉर्मेलिटी का काम करता है, सिर्फ फॉर्मल होता है, फॉर्मल हेड होता है कार्यपालिका का। क्यों, क्योंकि जब भी कोई भी कार्य है वो सारा कार्य कौन करता है, करता तो सारा प्रधानमंत्री है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है, सिर्फ एज ए फॉर्मेलिटी उस पर साइन करता है। क्या करता है, उस पर साइन करता है ना। और जबकि हम बात करें एक दूसरी कार्यपालिका का दूसरा पार्ट जो है वो वास्तविक कार्यपालिका, जिसे अनौपचारिक कार्यपालिका कहते हैं, है ना। तो उसका जो हेड है, उसका जो प्रधान है, जो उसका जो लीडर है, वह प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि अगर कार्यपालिका में देखें तो वास्तविक रूप से सारा कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। लेकिन कार्यपालिका का जो सारा कार्य प्रधानमंत्री करता है, उसको उसकी जो पावर है, कार्यपालिका के जो सारे पावर है, वो सारे पावर किस में होते हैं, राष्ट्रपति में। लेकिन कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री। इसलिए राष्ट्रपति को तो नाम मात्र की कार्यपालिका का मुखिया कहा जाता है, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है उसको वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया कहा जाता है। ये एक्चुअली ये होता है, क्लियर है। तो कार्यपालिका हमने 2 पार्ट कर दिए, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, क्लियर। नाम मात्र की कार्यपालिका का मैंने आपको समझा दिया कि इसका प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। बात करें राष्ट्रपति की ना, तो सबसे पहले हम जो है कार्यपालिका में सबसे पहले बात करेंगे हमारे राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक किया गया है। कहाँ तक, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक जो है उसमें सिर्फ राष्ट्रपति पद का ही उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, उसके निर्वाचन की जो प्रणाली है वो क्या है ना, उसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है। ये सारी जो राष्ट्रपति संबंधित बातें हैं उन बातों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक किया गया है। बात करें सबसे पहले अनुच्छेद 62 की कि अनुच्छेद 52 की कि अनुच्छेद 52 होता क्या है। तो अनुच्छेद 52 में एक्चुअली ऐसा कहा गया है कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। क्या किया गया है, भारत के राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। और उस अनुच्छेद 52 में कहा है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, क्लियर। बात करें अनुच्छेद 52 के बाद अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में कहा है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी देश के जितने भी कार्यपालिका के जो पावर है, जितने भी कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं, वो सारे किसकी अनुमति से होंगे, राष्ट्रपति की अनुमति से होंगे। कहने का सीधा मतलब ये है कि कार्यपालिका का जो मेन लीडर है वो कौन होगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कार्यपालिका कोई कार्य नहीं करती है, क्लियर। बात करें अनुच्छेद 53 के बाद अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 जो है उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है, क्लियर। अगर हम जब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति में 2 ही मेन चीज़ें हैं। सबसे पहली तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, और दूसरी है राष्ट्रपति को पद से हटाना, जिसे कहा जाता है महाभियोग। ये 2 चीज़ें बहुत मेन है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की कि किस प्रकार राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है, क्लियर।
तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। पहली बात कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन यानी उसको चुनाव, उसको वोट कौन देगा, तो उसको वोट एक निर्वाचक मंडल द्वारा दिया जाता है। एक ग्रुप होता है कुछ लोगों का, उस ग्रुप के द्वारा ही राष्ट्रपति को चुना जाता है, राष्ट्रपति को वोट दिया जाता है। ठीक, अब वह जो ग्रुप होता है वह ग्रुप क्या करता है, एक पद्धति है, एक सिस्टम है जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। कौन सी पद्धति? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। एक प्रणाली होती है, एक टेक्निक होती है, उस वोटिंग सिस्टम के थ्रू क्या होता है, राष्ट्रपति का वोट होता है। अब राष्ट्रपति का वोट जो है, राष्ट्रपति का जो चयन है वो कौन करता है, एक निर्वाचक मंडल करता है, यानी ग्रुप करता है। क्लियर। अब बात करें सबसे पहले कि इस ग्रुप में होते कौन कौन है, निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो निर्वाचक मंडल के सदस्यों की अगर बात करें तो सबसे पहला इसके अंदर संसद के जो 2 सदन पढ़े हमने, एक देखा था लोकसभा और दूसरा हमने देखा राज्यसभा। तो इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन होते हैं? निर्वाचित सदस्य। अब जब हमने लोकसभा पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में कुछ व्यक्ति जो है निर्वाचित होते हैं और कुछ व्यक्तियों का राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनयन करता है। ठीक, इसी तरह हमने पढ़ा था कि राज्यसभा में भी कुछ व्यक्ति निर्वाचित होते हैं और 12 व्यक्तियों का राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनयन करता है। क्लियर। तो जिन व्यक्तियों का राष्ट्रपति मनोनयन करता है वह व्यक्ति तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, वह व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो व्यक्ति क्या करते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। ये तो हो गए फर्स्ट निर्वाचक मंडल के सदस्य। अब निर्वाचक मंडल के सदस्य है कितने, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो है 543 है और 233 सदस्य जो है निर्वाचित वह राज्यसभा से है। तो 776 व्यक्ति जो है लोकसभा और राज्यसभा के कुल यानी संसद के 776 सदस्य जो है वह मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जितने भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों और भारत के राज्यों की निर्वाचित विधानसभा सदस्य यानी राज्यों की भी, देखो हमने पढ़ा था कि सरकार पढ़ी तो सरकार के मैंने आपको कहा कि 2 स्तर होते हैं, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। केंद्र स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था संसद है और राज्य स्तर पर राज्य का विधानमंडल होता है। क्लियर है। तो उस राज्य में क्या होगा कि राज्य की विधानमंडल जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। आगे एक विधानसभा और विधान परिषद होती है जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, हर राज्य की विधानसभा होती है, हर राज्य की एक विधानसभा होती है और केंद्र शासित प्रदेशों की भी क्या होती है, विधानसभा। क्लियर। तो उन विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है, एक्चुअली विधानसभा में भी क्या होता है, निर्वाचित और मनोनयन दो प्रकार के सदस्य होते हैं। तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वह भी किस में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। कहने का मतलब सीधा कि वह भी यानी देखो सबसे पहले संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। बात करें कुल कितने सदस्य हैं तो कुल 4120 जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब इसमें एक स्पेशल बात है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कि केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पांडिचेरी, जिसे वर्तमान में पुद्दुचेरी कहा जाता है, उनकी विधानसभा के सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। क्लियर है। अब हमने जब देखा कि राज्यों के विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद 2 भाग देखे विधानमंडल के, यानी राज्य में कानून बनाने वाली संस्था जो होती है उसको राज्य का विधानमंडल कहते हैं। और विधानमंडल के हमने 2 पार्ट बाद मैंने आपको बताया कि सबसे पहला विधानसभा और विधान परिषद। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही होता है, जबकि विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। क्लियर है बात। ये देखा हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पांडिचेरी तथा भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्लियर है। जब जैसा कि आपको पता है कि हमने देख लिया एक निर्वाचक मंडल क्या होता है, उसी के अंदर हमने एक लाइन देखी थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है ना। तो हमने निर्वाचक मंडल तो पूरा देख लिया, लेकिन एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, क्या ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसके तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक विशेष पद्धति का यानी एक विशेष प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें उम्मीदवार के चुनाव में निर्धारित होने के लिए मतों का एक निर्धारित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे न्यूनतम कोटा कहते हैं। अच्छा, समझे इस बात को। सबसे पहले डेफिनेशन जो दे रखी है
कि एकल मत संक्रमणी प्रणाली क्या होती है? एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें अगर किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होना, यानी अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव में जीतना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ वोट होते हैं फिक्स, है ना, कुछ न्यूनतम वोट होते हैं, फिक्स वोट होते हैं कि कुछ फिक्स नंबर होता है, उन नंबर्स को प्राप्त करना जरूरी होता है। जो व्यक्ति वह फिक्स न्यूनतम वोट प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति क्या हो जाता है? भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो जो न्यूनतम वोटों की जो संख्या होती है उसे कहा जाता है न्यूनतम कोटा। क्या कहा जाता है? न्यूनतम कोटा। अब बात करें न्यूनतम कोटा कैसे ज्ञात किया जाता है, तो राष्ट्रपति पद के लिए जितने वोट होते हैं उनमें वैलिड वोट्स देखा जाता है कि कितने वोट वैलिड हैं, उन वैलिड वोट्स का क्या कर दिया जाता है? उसमें 2 का भाग दे दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जितने वोट हुए हैं उनको उनका आधा करना है। कितना करना है? आधा। 2 का भाग देना है, दैट मीन्स उनका आधा करना है। और आधा करने के बाद उसमें कितना जोड़ देना है? 1 जोड़ देना है। तो जो आंसर आएगा वह क्या होंगे? आपके वैध मत अथवा न्यूनतम कोटा होगा। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि माना कि 1000 वैध मत मिले, यानी जो वैलिड वोट्स मिले वो कितने मिले किसी उम्मीदवार को? टोटल जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए राष्ट्रपति के लिए, है ना, माना कि किसी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार वोट हो रहे हैं और 4 व्यक्ति वहाँ इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो टोटल वोट अगर देखा जाएगा सबसे पहले कि कितने काउंट हो रहे हैं, तो हमें एग्जाम्पल से समझ आए कि टोटल वोट्स माना 1000 व्यक्तियों ने टोटल वोट दिए सभी उम्मीदवारों को मिलाकर। ठीक, अब उस 1000 में 2 का भाग देना है, दैट मीन्स हमें क्या करना है? 1000 का आधा करना है, और 1000 का आधा होता है 500, और उसमें कितना जोड़ना है? 1। यानी सीधी से सरल बात बताऊं तो जो न्यूनतम कोटा होता है वह क्या होता है कि जितने वोट्स होते हैं उन वोट्स का आधा करके उसमें 1 अधिक कर दो। क्लियर है? जैसे 1000 का आधा 1000 को 2 से भाग किया, आधा कर दिया, उसमें 1 अधिक जोड़ दिया, तो कितने आंसर आए? 501। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति, जो जैसे मैंने कहा आपको 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं, टोटल 1000 वोट पड़े हैं, उनमें से 4 व्यक्ति में से जो व्यक्ति न्यूनतम मत यानी न्यूनतम कोटा जो है 501, जो व्यक्ति 501 मत प्राप्त कर देगा, 501 वोट प्राप्त कर देगा, वह व्यक्ति क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो जाएगा, वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये होता है न्यूनतम कोटा, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कम से कम वोट जो फिक्स जो कोटा होता है वह प्राप्त करना आवश्यक होता है। जबकि हमारे जो साधारण इलेक्शन होते हैं, नॉर्मल जो वोट होते हैं, जैसे किसी पार्षद के हैं, सांसद के हैं अथवा विधायक के हैं, उसमें क्या होता है? उसमें ऐसा फिक्स कोटे का सिस्टम नहीं होता। उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है वह व्यक्ति विजेता होता है। लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए क्या है कि न्यूनतम कोटा फिक्स कर रखा है कि इतने वोट तो प्राप्त करने आवश्यक ही है। क्लियर? उसको कहा जाता है न्यूनतम कोटा। और यह कोटा जिस प्रणाली में फिक्स किया जाता है उसको कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति अथवा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसे इंग्लिश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। आगे बात करें कि माना यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल वैध मत 1000 हो तो उनमें राष्ट्रपति उम्मीदवार हेतु उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा कितना प्राप्त करना पड़ेगा? 501। 1000 है तो 501 प्राप्त करना पड़ेगा, उसके आधे का 1 अधिक, तो 1000 का आधा होता है 500 और 1 अधिक कितना हो जाएगा? 501। क्लियर है बात? अच्छा, चलो आगे बात करते हैं हम एक नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट को हमारी बेसिक लाइफ से, हमारी जो डेली लाइफ है उससे जोड़कर इस राष्ट्रपति के निर्वाचन को हम समझे। तो जैसे जिस प्रकार हम वोट देने जाते हैं, जैसे आप माना आप किसी अपने क्षेत्र के विधायक को वोट देने गए, अथवा आप किसी अपने क्षेत्र के पार्षद को वोट देने गए, सांसद को वोट देने गए, या किसी सरपंच को वोट देने गए, और जब आप वोट देने जाते हैं तो आपने एक बात ध्यान दी होगी, जब आप एक व्यक्ति एक बार ही वोट दे सकता है ना। एक बार हमने ईवीएम का बटन दबाया तो हमने वोट कितना दिया? 1 वोट दिया, और उस 1 वोट का कितना पॉइंट उस व्यक्ति को मिलेगा? जैसे कि एक लिस्ट बनी हुई थी सामने आपके ईवीएम पर, और आपने किसी एक उम्मीदवार को वोट दिया, 1 वोट दिया, तो उस उम्मीदवार के खाते में कितने वोट काउंट होंगे? 1 ही वोट काउंट होगा, यानी आपकी 1 वोट का वहाँ पर मूल्य कितना गिना जाता है? 1 गिना जाता है। लेकिन जब हम राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता है। राष्ट्रपति चुनाव में जब एक बार एक वोट देगा तो वहाँ पर उसकी वैल्यू जो है, उसका जो मूल्य है वो 1 गिना नहीं जाता। तो इसमें सिस्टम क्या है कि कितना गिना जाता है उसके बारे में अगर देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक सांसद और विधायक के मत का मूल्य, यानी वोट की जो वैल्यू है हर सांसद और विधायक के, क्योंकि राष्ट्रपति को सांसद और विधायक ही चुनते हैं, तो हर सांसद और विधायक के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। कैसी होती है? अलग अलग। हमारे यहाँ तो क्या होता है, आपने वोट दिया तो भी 1 ही वोट काउंट होगा, मैं वोट दे रहा हूँ तो भी 1 ही वोट काउंट होगा, और कोई तीसरा पर्सन भी वोट दे रहा है तो भी कितना वोट काउंट होगा? 1 ही वोट काउंट होगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में जब कोई एक विधायक, माना राजस्थान का विधायक है, उसने वोट दिया तो कुछ और पॉइंट काउंट होंगे। हाँ, 1 नहीं होता है, कुछ हर राज्य के अलग अलग होते हैं। गुजरात का कोई विधायक आया, उसने वोट दिया तो कुछ और वैल्यू काउंट होगी।
महाराष्ट्र का आया तो उसकी कोई और वैल्यू काउंट हो गई। हर राज्य के जो सांसद है अथवा विधायक है उनका मत का मूल्य कैसा होता है, अलग अलग होता है। जैसे क्या कहा जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। बात करें अनुपातिक प्रतिनिधित्व की तो ये क्या होता है, तो प्रत्येक विधायक एवं सांसद, हर विधायक और सांसद क्या करता है, अपने राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, अपने राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, सही बात है। लेकिन हर राज्य की जनसंख्या कैसी है, अलग अलग। कुछ राज्यों की जनसंख्या अधिक है तो कुछ राज्यों की जनसंख्या कैसी है, कम। इसलिए हर राज्य के सांसद एवं विधायक के मत का मूल्य भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। क्या है कि हर राज्य का जो विधायक है, जो सांसद है, उनका मत का मूल्य जो है, वोट की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। क्यों होती है, हर राज्य की जनसंख्या क्या है, अलग अलग है। कुछ राज्यों की जनसंख्या अधिक है और कुछ राज्यों की जनसंख्या कम है ना। तो जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक होगी उस राज्य के विधायक का मत मूल्य अधिक होगा, और जिन राज्यों की जनसंख्या कम होगी उन राज्यों की जनसंख्या विधायक का मत मूल्य कम होता है। इसको हम आगे देखते हैं कि विधायक का जो मत मूल्य है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। कि हमारे जो माना कि पूछा जाए कि हमारा राजस्थान के विधायक का मत मूल्य कितना है, यानी राजस्थान का विधायक अगर राष्ट्रपति को वोट देगा तो वहाँ पर कितने पॉइंट्स काउंट होंगे या कितने वोट काउंट होंगे, है ना। तो इस बात को समझने के लिए एक सूत्र है कि एक विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, उस राज्य की जनसंख्या में, किसमें, उस राज्य की जनसंख्या में, ठीक, भाग दिया जाता है राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या का। यानी राज्य की जनसंख्या में हम क्या करते हैं कि जितने भी विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और जो आंसर आता है उसमें वापस 1000 का भाग दे दिया जाता है। क्लियर। तो ऐसा करने पर जो आपका जो एट लास्ट जो रिजल्ट आएगा वह क्या होगा, उस विधायक के मत का मूल्य होगा। अब ये जो जनसंख्या है सर कौन से वर्ष की ली जाती है, तो जनसंख्या ने क्या कर रखा है हमारे कि हमारे वर्ष 1971 की जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या, वर्ष 1971 की जनसंख्या को आधार वर्ष माना जाता है। अर्थात हमारे लिए अगर किसी विधायक के मत का मूल्य निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उस राज्य की, जैसे राजस्थान के विधायक का मत मूल्य निकालना है तो राजस्थान की वर्ष 1971 की जनसंख्या लेंगे, पहली चीज़। फिर दूसरी, उसमें हम भाग किसका देंगे कि राजस्थान के निर्वाचित विधानसभा सदस्य कितने हैं, है ना, उनकी संख्या का भाग दे देंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसमें वापस किसका भाग देना है, 1000 का। इस प्रकार जो है हम राजस्थान के विधायक का मत मूल्य निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से हम भारत के किसी भी राज्य के विधायक का मत मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करें कि राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य जो है 129 है। कितना है, 129। कहने का सीधा मतलब है जब हम वोट देते हैं तो एक वोट काउंट होता है, जबकि राष्ट्रपति के वोट में अगर विधायक जी वोट देने जाएंगे तो विधायक एक बार ही वोट देगा, लेकिन वहाँ पॉइंट कितने काउंट होंगे, 129 पॉइंट काउंट होंगे। यानी उस विधायक के एक मत का जो वैल्यू है, एक वोट का जो वैल्यू है वो कितना है, 129 है। क्लियर। ऐसे राजस्थान के सारे विधायक जो हैं उनके सबका मत का जो मूल्य है, वोट का जो वैल्यू है वो कितना है, 129। बात करें सर्वाधिक विधायक मत मूल्य किस राज्य का है, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन से राज्य की है, तो जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य के विधायक का मत मूल्य ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश राज्य की है। किसकी, उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 208। सीधी बात कि अगर उत्तर प्रदेश का विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देगा तो वहाँ 208 पॉइंट काउंट होंगे, यानी उसकी एक वोट की वैल्यू कितनी है, 208। जबकि उसकी जगह राजस्थान का कोई विधायक वोट देगा तो वहाँ पर कितना पॉइंट काउंट होगा, 129 होगा। इसी तरह सबसे कम विधायक का मत मूल्य कहाँ का है, तो सबसे कम बात करेंगे हम सिक्किम की, क्योंकि वहाँ जनसंख्या जो है बहुत कम है, और सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य है 7 पॉइंट। अर्थात सिक्किम का अगर विधायक राष्ट्रपति के लिए वोट देगा तो एक वोट पर कितने पॉइंट काउंट होंगे, 7 पॉइंट काउंट होंगे। क्लियर है। ये तो हमने निकाला विधायक की मत का मूल्य। उसी के बाद हम बात करेंगे कि सांसद के मत का मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है ना। तो एक सांसद के मत का मूल्य निकालने का भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि समस्त विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य, सबसे पहले क्या किया जाता है, भारत जितने भी विधानसभा सदस्य है ना, उन सभी विधानसभा सदस्यों के मतों का क्या कर लेंगे, मूल्य का योग कर देंगे। योग कर दिया। योग करने के बाद उस योग में हम क्या करेंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कुल कितने हैं उनकी संख्या का उसमें क्या कर देते हैं, भाग देते थे। ऐसा करने पर क्या होगा कि हमारे देश के हर सांसद के मत का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो बात करें सबसे पहले कि भारत के एक सांसद के मत का मूल्य कितना है, तो भारत के एक सांसद का मत मूल्य है 708 पॉइंट। कितना, 708।
सीधी बात कि विधायक जी अगर राजस्थान के हैं और वहाँ वोट देने गए राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को एक बार वोट देंगे तो वहाँ 129 पॉइंट काउंट होंगे, ठीक। और उनकी जगह अगर सांसद वोट देगा तो वहाँ कितने वोट काउंट होंगे? 708 पॉइंट काउंट होंगे। कितने? 708। क्लियर है? ये देखा हमने विधायक के मत का मूल्य। उसके बाद मैंने आपको समझाया सांसद के मत का मूल्य, ठीक। जब यह विधायक एवं सांसद राष्ट्रपति के उम्मीदवार को वोट देते हैं तो यह प्रत्येक उम्मीदवार को वरीयता के आधार पर वोट देता है। हमने मत मूल्य निकालना सीख लिया। अब जो है इसी एकल संक्रमणी मत प्रणाली को थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो जैसा कि हम वोट देने जाते हैं तो हमारे सामने क्या होती है? एक ईवीएम मशीन होती है, और ईवीएम मशीन पे जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उन सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं, और उन उम्मीदवार के सामने उनका चुनाव चिन्ह होता है, और चुनाव चिन्ह के पास एक बटन होता है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है? जिस व्यक्ति को हम चुनना चाहते हैं उसके बटन पर हम क्या कर देते हैं? क्लिक कर देते हैं, बटन को दबा देते हैं, और जैसे ही उस बटन को दबाते हैं उस उम्मीदवार को हमारा वोट चला जाता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव में जो व्यक्ति वोट देने जाते हैं, जो विधायक और सांसद राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को वोट देते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है? एक बैलेट पत्र, जिसे मत पत्र कहा जाता है हिंदी में, उस बैलेट पत्र को भरना होता है। और बैलेट पत्र को कैसे भरा जाता है उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि उसमें एक कागज़ होगा, जैसे बैलेट पत्र था, मत पत्र कहते हैं। उसमें एक तरफ सभी उम्मीदवारों के क्या होते हैं? उसमें नाम होते हैं, यानी कि कितने व्यक्ति है जो राष्ट्रपति को वोट देना चाहते हैं, सभी उम्मीदवारों के क्या होंगे? उसमें नाम होंगे, ठीक। एक तरफ तो नाम हो गए, और दूसरी तरफ क्या है? उन सभी लोगों को उनकी वरीयता देनी पड़ती है। हर लोगों को उनकी वरीयता देनी पड़ती है कि आप कितने लोगों को वहाँ पर किस व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। वरीयता कैसे दी जाती है अभी एग्जाम्पल से आपको मैं समझा दूंगा। जैसे कि राष्ट्रपति पद हेतु 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति पद हेतु 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं। एक तो है ए, दूसरा है बी, तीसरा सी, और चौथा है डी, ठीक। अब इसको हम एग्जाम्पल से पूरा समझाऊंगा मैं आपको, आगे देखें। इन्हें वोट कौन देगा? विधायक और सांसद देंगे। क्लियर? और किस प्रकार देते हैं? अपनी वरीयता के अनुसार। अब विधायक और सांसद वोट कैसे देते हैं समझे। माना ये आपके सामने एक मत पत्र है, क्लियर, आपके सामने एक मत पत्र है। इसमें क्या होगा? उस मत पत्र में सभी विधायकों के नाम दिए होते हैं। जैसे यहाँ पर दिए हुए उम्मीदवारों के नाम होते हैं, है ना, यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहता है उन सबके क्या होंगे? नाम होंगे। जैसे ये बैलेट पत्र है, इसमें 4 उम्मीदवार हैं, ए, बी, सी और डी। ए भी राष्ट्रपति, ये चारों जो व्यक्ति हैं राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए, ठीक। अब जैसे कोई विधायक जो है इनको वोट देने गया, या कोई सांसद वोट देने गया, तो सबसे पहले उनको क्या है कि वरीयता देनी पड़ती है। वरीयता दैट मीन्स प्रेफरेंस देना पड़ता है कि आप इन चारों में से फर्स्ट नंबर पर किस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनना चाहते हैं। क्लियर? जैसे कोई एक विधायक आया और उसने क्या किया कि ए को पहले नंबर पर चुना, कि जो वो चाहता है कि ए जो है सबसे पहले वो इन चारों में से किसको राष्ट्रपति बनाना चाहता है? ए को। दूसरे नंबर पर वो किसको चाहता है? दूसरे नंबर पर उसने सी को वरीयता दी। तीसरे नंबर पर उस व्यक्ति ने बी को वरीयता दी, और चौथे नंबर पर उसने किसको दी? डी को वरीयता दी। अर्थात एक विधायक अथवा सांसद जब वोट देने जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है? सभी उम्मीदवारों को एक साथ जो है वरीयता के अनुसार वोट देना पड़ता है। जबकि हम जो वोट देने जाते हैं, हम हर जितने उम्मीदवार होते हैं उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को ही वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी उम्मीदवारों को क्या देनी पड़ती है? एक वरीयता देनी पड़ती है। क्लियर है बात को? समझ में आ गई ये प्रणाली? आगे देखिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा वापस। कि माना कि जो वोट पड़े राष्ट्रपति के लिए, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है। माना जो वोट पड़े उनकी टोटल वैल्यू जो है 100 है। कितनी है? 100। और उम्मीदवार वही अपने 4 हैं। अब माना वोट की टोटल वैल्यू 100 है, तो न्यूनतम कोटा कितना होगा? तो न्यूनतम कोटा का मैंने आपको तरीका बताया कि जितने वोट वैल्यू होता है उसका क्या कर देते हैं? आधा कर दिया, और उसमें कितना जोड़ देंगे? एक जोड़ देंगे। तो न्यूनतम अपने कोटा कितना हो जाएगा? 100 का न्यूनतम कोटा 51 होगा। क्लियर? अब न्यूनतम कोटा 51 कर दिया, और हमने क्या कर दिया? हमारी एक वोटिंग हो गई और 100 वोट मिल गए। अब वोटिंग के बाद हम क्या करते हैं? काउंटिंग कर देते हैं, वोटों को गिनना स्टार्ट करते हैं, मतगणना होती है। तो सबसे पहले राउंड फर्स्ट की मतगणना करेंगे हम। तो किस प्रकार होगी कि सबसे पहले देखा जाएगा कि एक उम्मीदवार जो सब जो जितने भी है ए, बी, सी और डी, तो ये देखा जाता है कि इन चारों उम्मीदवारों में से पहली प्राथमिकता जो मिली है वो कितने लोगों ने दी। जैसे ए को कितने लोगों ने फर्स्ट नंबर पर चुना, तो ए को हम देखते हैं कि 48 वोट मिले, और 48 जो वोट है वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति कौन बने? ए बने। उसमें से 27 लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति बी बने। अर्थात ए को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली प्राथमिकता 48 लोगों ने दी, बी को पहली प्राथमिकता 27 लोगों ने दी, सी को पहली प्राथमिकता 13 लोगों ने दी, और डी को पहली प्राथमिकता 12 लोगों ने दी। ये सारी इनकी कौन सी प्रेफरेंस है? फर्स्ट प्रेफरेंस हमने क्या कर दी? निकाल दी।
क्लियर। ये सारी फर्स्ट प्रेफरेंस में इंडियन लोगों को चुना जाता है। अब हमने देखा कि जो व्यक्ति न्यूनतम कोटा प्राप्त कर देता है वह क्या बनता है, राष्ट्रपति बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है न्यूनतम कोटा है 51 और यहाँ पर न्यूनतम कोटा किसी भी उम्मीदवार ने प्राप्त नहीं किया है। तो जब जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करवाई जाती है, दूसरे चरण की मतगणना करवाई जाती है। क्लियर। जब न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में दूसरे चरण की मतगणना करवाई जाती है और दूसरे चरण की मतगणना कराने से पहले जिस उम्मीदवार को सबसे कम वरीयता मिलती है, जिस उम्मीदवार को सबसे कम वरीयता मिलती है उस उम्मीदवार को उस सेकंड राउंड से बाहर कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर जो हमने देखा कि ए को 48 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, बी को 27 लोगों ने दी, सी को 13 लोगों ने दी और डी को 12 लोगों ने दी। तो सबसे कम वरीयता जो है किसको मिली, यहाँ पर डी को मिली। तो अब सेकंड राउंड में इस डी को क्या कर देंगे, बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, देखिए सेकंड राउंड, जैसे डी को प्रथम वरीयता कितने लोगों ने दी थी, 12 लोगों ने दी। ये तो हमने समझ लिया। अब सेकंड राउंड देखिए, सेकंड राउंड में अब 3 उम्मीदवार ही होंगे क्योंकि डी तो है सेकंड राउंड से बाहर हो गया है। उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और उम्मीदवार सी। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले भी देखा था, उम्मीदवार ए को फर्स्ट प्रेफरेंस 48 लोगों ने दी थी, सेकंड प्रेफरेंस उम्मीदवार बी को फर्स्ट प्रेफरेंस 27 लोगों ने दी और उम्मीदवार सी को फर्स्ट प्रेफरेंस पहली वरीयता 13 लोगों ने दी थी। ये हमने पहले वाले एग्जाम्पल में भी देखा था, पहले जो मतगणना हुई उसमें भी देखा था। अब इस मतगणना में सेकेंड राउंड में डी बाहर हो गया है ना। तो अब यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान दी जाती है कि जैसे डी को पहली वरीयता 12 लोगों ने दी थी, है ना। ये आपको पता है डी को पहली वरीयता है, यानी 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या चुना था कि पहली वरीयता डी को दी। अब जरा सोचिए, अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि डी को जिन 12 लोगों ने पहली वरीयता दी उनको देखा जाता है कि उन 12 लोगों ने दूसरी वरीयता किन किन लोगों को दी। यानी उन 12 व्यक्तियों ने पहली वरीयता तो डी को दे दी, यानी फर्स्ट रूप में फर्स्ट प्रेफरेंस उनमें उन्होंने डी को चुना। लेकिन अब देखा जाता है सेकेंड राउंड में कि उन्होंने दूसरी वरीयता किसको दी। तो इन 12 व्यक्तियों में से देखा जाए कि 5 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ए को दूसरी वरीयता दी थी। किसको दी थी, ए को। इन 12 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों ने ए को चुना सेकंड नंबर पर, 4 व्यक्तियों ने बी को दूसरी वरीयता दी, यानी 4 व्यक्तियों ने बी को सेकंड नंबर पर चुना और इन 12 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों ने सी को सेकंड नंबर पर चुना। क्लियर है। यानी कहने का मतलब सीधा है कि ये जो 12 व्यक्ति थे जिन्होंने डी को प्रथम वरीयता दी, उन 12 व्यक्तियों की क्या देखी जाती है, सेकंड प्रेफरेंस देखी जाती है। उन 12 व्यक्तियों की दूसरी जो वरीयता है वो देखी जाती है। अब 12 व्यक्तियों में से 5 ने तो ए को चुना था दूसरे नंबर पर, 4 ने दूसरे नंबर पर बी को चुना और 3 व्यक्तियों ने दूसरे नंबर पर सी को चुना था। क्लियर है। अब सेकेंड राउंड में क्या होता है कि पहले जो मत हैं, जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी 48, 27 और 13, उनमें क्या किया जाता है, सेकंड जो प्रेफरेंस है 5, 4 और 3 उनको जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ए की बात करें तो ए को जो पहले राउंड में 48 वोट मिले थे और सेकंड राउंड में कितने मिले, 5। इन दोनों का क्या कर दिया जाएगा, योग कर दिया जाएगा। 48 में 5 जोड़े तो कितने हो गए, 53। उसी तरह बी का देखा जाता है, बी को 27 मिले पहले में और दूसरे राउंड में कितने मिले, 4। तो 27 + 4 कर दिया तो कितने हो गए, 31, 31 हो गए। उसके बाद सी का देखा जाता है, सी को 13 मिले पहले राउंड में और दूसरे राउंड में मिले 3। तो क्या किया जाता है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो 13 और 3 कितने हो गए, 16। अब जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है, सेकेंड राउंड में ए को 53 वोट मिले, बी को 31 वोट मिले और सी को कितने मिले, 16। न्यूनतम कोटा जो है हमने निर्धारित किया था 51 का, जबकि हमारे वोट जो है 51 से ज़्यादा मिल गए। तो जिस व्यक्ति को न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाएगा, यानी कम से कम जो कोटा था वो प्राप्त हो जाएगा, वह क्या कहलाएगा, राष्ट्रपति। तो यहाँ एग्जाम्पल में उम्मीदवार ए को न्यूनतम कोटा प्राप्त हो गया है, इसलिए उम्मीदवार ए क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। क्लियर है। यह हमने पूरा राष्ट्रपति का निर्वाचन देख लिया है आपके सामने। राष्ट्रपति किस प्रकार निर्वाचित होता है, किस प्रकार